So this is the problem. So अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा जिसका अराइवल टाइम सबसे कम है? सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया? That is P0. सो P0 कब से कब तक चलेगा? 0 से। क्या ये 0 पे आया? नहीं, ये कब आया? 2 पे। तो 0 पे तो कोई प्रोसेस नहीं था, तो 0 से 2 तक आपका इस केस के लिए सीपीयू क्या रहा? आइडल, क्योंकि 0 पे तो कोई भी प्रोसेस नहीं आया। तो फ्रॉम 2 एट टाइम प्रोसेस यहाँ पे P0, तो P0 कहां से कहां तक चलेगा? 2 से 9 तक। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आएगा भाई? यस, एनीबडी? सर P3। यस, नेक्स्ट आएगा P3। सो P3 एंड यहां ये 9 से लेके 29 तक चलेगा। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आएगा? P1, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो P1 कहां से कहां तक चलेगा? 29 से 33 तक। ठीक है, इसके बाद कौन सा चलेगा? P2, 33 से लेके 45 तक। क्लियर? एनी डाउट? तो यहां पे अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? यहीं पे मैंने लिख लिया वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। सो वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P0 2 पे आया, तो 2 पे ही प्रोसेसर इसको मिल गया, डेट इज 0। वेटिंग टाइम फॉर P1 4 पे आया और प्रोसेसर कब मिला? 29 पे, तो कितना होगा वेटिंग टाइम? 25। प्रोसेस P2 7 पे आया और प्रोसेसर मिला 33 पे, डेट मीन्स 26। P3 3 पे आया और 9 पे मिला, तो डेट इज 6। सो एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 25 plus 26 plus 6, that means 57 divided by 4 is the average waiting time. Clear? So now we will calculate turnaround time. देखो, कई टर्न अराउंड टाइम को सिंपली बताते हैं कि बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। इस केस में तो देखो ये सही चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको ट्विस्ट होकर आ जाए तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसकी डेफिनेशन, यस सर P1 37 तक चलेगा, सीपीयू बर्स्ट टाइम उसका 8 सेकंड है। अच्छा, सॉरी, तो यहाँ पर आएगा 37 और यहाँ पर कितना रह जाएगा? ये उसका कितना था? 49। तो अब यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम P2 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर 37 हो गया है। तो आया कब? ये 7 पे और प्रोसेसर मिला इसको 37 पे, सो इसका वेटिंग टाइम विल बी 30। तो यहाँ पे 61 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू, आपने मिस्टेक पॉइंट आउट की। क्लियर? यस। सो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P0, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि आपके पास कितनी टाइम आपका सिस्टम को एग्जीक्यूशन के लिए पूरा लगा। तो यहां पर कितना आएगा? 7। P0 के लिए 2 से लेके 9 तक ही ये 7 टाइम यूनिट्स इसको लगा। P1 के लिए अराइवल टाइम 4, एग्जीक्यूट कब हुआ? 37 पे, सो टर्न अराउंड टाइम 33। ठीक है। P2 अराइव कब हुआ? 7 पे, एग्जीक्यूट कब हुआ? 49 पे, सो 42। P3 अराइव कब हुआ? 3 पे और एग्जीक्यूट कब हुआ? 29
9 पे, सो कितना होगा 26। सो इसको सम कर लो, 7 3 10 12 18 डिवाइड बाय 4, इतना आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। एनी डाउट? सो आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्या ये प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग है या नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग है? यस। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है कि आप फोर्सफुली प्रोसेस से प्रोसेसर को छीन लेते हो, मतलब उससे फोर्सफुली ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर छीन के किसी और प्रोसेस को दे देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे चलेगा। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज अ नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्लियर? एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल किसी को भी? सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब यहां पर आपके पास हमने क्या किया था कि कल के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या हो जाता है, कॉनवे इफेक्ट आ जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या हो जाता है, कॉनवे इफेक्ट आ जाता है। सो अब ये कॉनवे इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई लेंथी प्रोसेस पहले शेड्यूल हो जाए तो उसके बाद वाले प्रोसेस क्या हो जाते हैं, वेट करते रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आपके पास कौन सा एल्गोरिदम था, डेट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम में आप क्या करते हो कि जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको आप पहले शेड्यूल करोगे। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके दो तरह के होते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, वन इज नॉन प्रीम्प्टिव, अनदर वन इज प्रीम्प्टिव। क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल करना है आप लोगों ने, दोनों के लिए करना है, उसको अभी ध्यान से देखना। डेट इज P0 P1 P2 P3, अराइवल टाइम दिया हुआ है 0 3 5 6, बस टाइम दिया हुआ है 4 3 1 एंड 2। तो आपके पास ये केस है, और इसके लिए सबसे पहले हम नॉन प्रीम्प्टिव के लिए निकालेंगे। ठीक है, अगेन वी विल फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, उस वे से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, गैंट चार्ट। एट टाइम यूनिट 0, पहले नॉन प्रीम्प्टिव का केस कर रहे हैं। मतलब आप प्रोसेसर छीन नहीं सकते जो एक बार जहां प्रोसेस आ जाए। तो यहां पर 0 से लेके, क्योंकि ये नॉन प्रीम्प्टिव है, एक बार जो प्रोसेस शेड्यूल हो गया वही चलता जाएगा प्रोसेसर पे। 0 से 4 तक आपका P0 चलेगा। अब एट टाइम यूनिट 4 आपके पास सिर्फ P1 प्रोसेस रेडी क्यू में था और कोई प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं था। तो आपका कैसे आगे चलेगा, इसके लिए P1 4 to 7। क्लियर? क्योंकि ये किसका केस है, नॉन प्रीम्प्टिव वाले का।
मतलब आप फोर्सफुली प्रीम्प्ट नहीं कर सकते प्रोसेस को। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा अभी? सर P2। P2 का क्योंकि बर्स्ट टाइम कम है, सो 7 से 8 तक आपके पास कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा? P2। और 8 से 10 तक कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा? P3। ये आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ वैसे एडजस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 यूनिट्स को इतना बड़ा टाइम ले लिया। गैंट चार्ट में आप ऐसा नहीं करते, इसको उस हिसाब से ही आप देखते हो, ठीक है, जितनी उसकी लेंथ होती है। सो ये आपके पास नॉर्मल आ गया। ये एक तरीके से इस केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह चला, क्योंकि आपके पास जो प्रोसेस उस टाइम अराइव हुआ आया सिस्टम में वही हुआ। लेट अस सपोज मैं इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से कुछ चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे 5 की बजाय 4 ले लिया, तो अब क्या चेंज होगी? यस एनीबडी? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P2 4 से 5 तक क्या आएगा? P2। और 5 से 8 तक क्या रहेगा? P1। क्लियर? मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ये थोड़ा अलग लगे। क्लियर? एनी डाउट? तो अब इस केस के लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इन केस ऑफ नॉन प्रीम्प्टिव, टर्न अराउंड टाइम इन केस ऑफ नॉन प्रीम्प्टिव। सो वेटिंग टाइम फर्स्ट प्रोसेस के लिए क्या होगा? डेट इज 0। वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P1 आया कब? 3 पे। प्रोसेसर कब मिला? 5 पे। तो 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। प्रोसेस P2 के लिए, प्रोसेस P2 के लिए आपके पास वेटिंग टाइम कितना होगा? आया 4 पे, प्रोसेसर भी 4 पे मिल गया और कोई वेटिंग टाइम नहीं है, तो 0। प्रोसेस P3 आया 6 पे, प्रोसेसर मिला 8 पे, तो वेटिंग टाइम 2। सो व्हाट विल बी द टर्न अराउंड टाइम? आप बोलोगे, अगर फॉर्मूला से करना चाहोगे, 4 + 0 4, 3 + 2 5, क्योंकि ये नॉर्मल न्यूमेरिकल है, आप ऐसे कर सकते हो, पर ये वाला मेथड रेकमेंडेड नहीं है। आप ये देखो कि आपके पास प्रोसेस सिस्टम में आया कब और एग्जीक्यूट कब हुआ। प्रोसेस P0 आया 0 पे, टर्मिनेट कब हुआ, एग्जीक्यूट कब हुआ? 4 पे, तो 4 लिख दिया। P1 आया 3 पे, एग्जीक्यूट कब हुआ? 8 पे, तो 8 - 3 5 लिख दिया। प्रोसेस P2 आया कब? 4 पे, टर्मिनेट कब हुआ? 5 पे, तो 5 - 4 1 लिख दिया। प्रोसेस P3 आया कब? 6 पे, टर्मिनेट कब हुआ? 10 पे, तो टर्न अराउंड टाइम 4 लिख दिया। सो इसका ये बनेगा एवरेज वेटिंग टाइम 4 / 4 डेट इज 1, और ये 14 / 4। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट हो इन केस ऑफ नॉन प्रीम्प्टिव? अब हमने देखना है कि अगर ये मेरा एल्गोरिदम प्रीम्प्टिव होता, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही, तो प्रीम्प्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीम्प्टिव? प्रीम्प्टिव मींस आपका प्रोसेसर फोर्सफुली एक प्रोसेस से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सफुली एक प्रोसेस से प्रोसेसर को छीन सकता है और दूसरे प्रोसेस को वो एलोकेट कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड प्रीम्पशन। मतलब आपका प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट होना चाह रहा था, लेकिन उसको प्रीम्प्ट कर दिया गया है। सो इन केस ऑफ प्रीम्प्टिव आपके पास, लेट अस सपोज मैंने गैंट चार्ट यहां बनाया, ठीक है। सो सबसे पहले
मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ जानबूझ के, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, वैसे आपने नीचे ही डिस्प्ले करना है। तो जीरो एट टाइम यूनिट 0 आपके पास पी नॉट आया। अब यहां पर देखो कि नेक्स्ट प्रोसेस अराइव कब हो रहा है, एट टाइम यूनिट 3। तो 0 से 3 तक तो पी नॉट ने ही चलना था। इज इट फाइन? ये तो ओके है ना कि 0 से 3 तक तो पी नॉट ने ही चलना था। तो जब ये 3 यूनिट्स इसका चल चुका है तो इसका जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम रह गया वो क्या रह गया, 1। 3 यूनिट्स तो इसने प्रोसेसर के ऊपर पूरे कर लिए, तो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम क्या रह गया, 1। एट टाइम यूनिट 3 P1 अराइव्स। तो P नॉट और P1 में से कौन सा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम रह गया है, दैट इज P नॉट। सो अगेन P नॉट विल एग्जीक्यूट। सो 0 से 4 तक आपके सिस्टम ने कौन सा प्रोसेस चलाया, P नॉट, और ये वाला प्रोसेस अब टर्मिनेट हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? अब नेक्स्ट आपके पास एट टाइम यूनिट 4 आपके पास P1 भी है और P2 भी है। तो इस केस में अब कौन सा प्रोसेस चलेगा, यस सर P2 P2। P2। सो 4 to 5 आपके पास P2 चला। क्लियर? तो नेक्स्ट अब ये P2 प्रोसेस भी टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, P2 प्रोसेस भी टर्मिनेट हो चुका है। अब एट टाइम यूनिट 5 आपके पास सिस्टम में एक ही प्रोसेस था, दैट इज P1। P3 तो 6 पे आएगा, तो 5 से 6 आपके पास कौन सा प्रोसेस चला, P1। इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, 2। इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, 2। अब यहां पर क्या हो गया है आपके पास कि 2 and 2 का क्या हो गया है, टाई आ गई है। तो अब अगर आपके पास टाई आ जाए किसी भी एल्गोरिदम में, तो अगर न्यूमेरिकल में कुछ ये टाई ब्रेकर का रूल स्पेसिफाई नहीं किया, सो आप इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे। तो आपके पास यहां पर कौन सा प्रोसेस चलेगा, P1 ही चलेगा। सो 5 से 8 तक आपका कौन सा चलेगा, P1। एंड 8 से 10 तक P3। तो इस केस में बाई चांस से आपका नॉन प्रीम्प्टिव और प्रीम्प्टिव का सेम आया, तो ये सारा वेटिंग टाइम भी और टर्न अराउंड टाइम भी सेम रहेगा। क्लियर? किसी को डाउट, एनी डाउट? अब मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल देता हूं, आपने इसके लिए कैलकुलेट करना है और फिर हम इसको आगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को देखेंगे। सो जिसके पास पेन और नोटबुक नहीं निकाली हुई प्लीज इसको निकाल ले और इसको अटेम्प्ट करे। यस, इसको आपने प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव दोनों केसेस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के साथ सॉल्व करना है, प्रीम्प्टिव एज वेल एज नॉन प्रीम्प्टिव। आपने सॉल्व करना है। यू हैव 5 मिनट्स, आप 5 मिनट लो और सिर्फ गैंट चार्ट ही बना लो, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको
मालूम है या नहीं? सो इन द केस ऑफ नॉन प्रीम्प्टिव, सबसे पहले मैं बना रहा हूं एट टाइम यूनिट 0 आपके पास प्रोसेस पी नॉट आ गया, तो वही चलता जाएगा टाइम यूनिट 20 तक। सो 0 से 20 पी नॉट के लिए। तो उसके बाद स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम किस प्रोसेस का था? P3 का। सो 20 से 21 तक P3 चला, क्योंकि एट टाइम यूनिट 20 सभी प्रोसेस अराइव हो चुके थे। उसके बाद P2 will execute from 21 to 26 एंड देन लास्ट में आपके पास कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P1। यस, नॉन प्रीम्प्टिव के केस में गैंट चार्ट यही बनेगा भी। क्लियर? सो प्रीम्प्टिव के केस में अब क्या होगा? 0 से 2 तक मैं श्योर हूं कि पी नॉट चलेगा, और एट टाइम यूनिट 2 इसका रिमेनिंग टाइम कितना रहेगा? 18। अब P1 का टाइम बर्स्ट टाइम कितना है? 7, और P नॉट का कितना है? 18। तो कौन सा प्रोसेस चलेगा भी? P1। अब मैं श्योर हूं कि 2 से 4 तक P1 चलेगा। सो एट टाइम यूनिट 4 जब नेक्स्ट प्रोसेसर आई हुआ, इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया? 5। सो अब P1 और P2 के बीच में क्या हो गया है? टाई हो गई है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से अब P1 विल कंटिन्यू। कब तक? 7 तक तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूं। तो 2 से 7 तक मैंने P1 चलाया, तो रिमेनिंग टाइम यहां पर कितना रह गया? 2। इज इट क्लियर? सो अब एट टाइम यूनिट 7 आपके पास ये बर्स्ट टाइम आ गए, तो अब सबसे कम टाइम किसका रह गया? P3 का। सो 7 से 8 तक कौन सा प्रोसेस चलेगा? P3, और ये एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर? किसी को डाउट हो वो मेरे से पूछ सकता है रोक के। ठीक है। सो नेक्स्ट अब आपके पास कौन सा प्रोसेस चलेगा इन सभी में से? अब सबसे कम बर्स्ट P1 का P1 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। सो 8 से 10 तक कौन सा चलेगा? P1। सो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट अब 5 एंड 18, तो 5 की वैल्यू कम है, तो P2 विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 10 to 15। क्लियर? अब उसके बाद आपके पास है P नॉट चलेगा 15 से 33 तक। इज इट क्लियर? गैंट चार्ट कैसे बने दोनों के? क्लियर है? अब जो प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड SRT। SRT मींस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। शॉर्टेस्ट
remaining time. Clear? SRT means shortest remaining time. So अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? पहले हम नॉन प्रीम्प्टिव का देख लेते हैं, फिर प्रीम्प्टिव में देखेंगे। नॉन प्रीम्प्टिव में अब वेटिंग टाइम की बात करते हैं। पी नॉट के लिए वेटिंग टाइम 0 पे आया और 0 पे यहां मिल गया, तो यहां पे वेटिंग टाइम विल बी 0। इसको रेडी क्यू में कोई भी वेट नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट P1 2 पे आया और प्रोसेसर मिला 26 पे, तो वेटिंग टाइम विल बी 24। क्लियर? नेक्स्ट P2 कब आया? 4 पे और प्रोसेसर मिला 21 पे, और कोई वेटिंग टाइम है नहीं, डेट इज 17। क्लियर? अब उसके नेक्स्ट प्रोसेस P3 7 पे आया और 20 पे प्रोसेसर मिला, सो वेटिंग टाइम विल बी 13। सो इसको आप प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर लोगे तो एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगा 3। ये आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। सो इस केस में आपका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा भाई? प्रोसेस P0 0 पे आया, 20 पे टर्मिनेट हुआ तो 20। प्रोसेस P1 2 पे आया और 33 पे टर्मिनेट हुआ, सो दैट मीन्स 31। प्रोसेस P2 4 पे आया और 26 पे टर्मिनेट हुआ 22। प्रोसेस P3 7 पे आया और 21 पे टर्मिनेट, दैट मीन्स 14। सो इसका सम डिवाइड बाय 4 विल बी योर टर्न अराउंड टाइम। क्लियर? एनी डाउट? सो अब हम देखेंगे कि प्रीम्प्टिव के केस में आपके वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम क्या है। P0 0 पे आया तो यहां तो इसका वेटिंग टाइम क्या है? 0। फिर वेटिंग टाइम इसको कब से कब तक करना पड़ा? 2 से लेके 15 तक, दैट मीन्स 13 टाइम यूनिट्स इसको वेट करना पड़ा। सो इसका वेटिंग टाइम कितना आया? 13। P1 2 पे आया तो यहां तक तो इसको 0 वेट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 7 से 8 तक इसको वेट करना पड़ा। सो P1 का वेटिंग टाइम विल बी 1। क्लियर? नेक्स्ट P2 आपके पास 4 पे आया, सो 4 पे आया और इसको कब मिला? ये 10 पे, सो वेटिंग टाइम विल बी 6। नेक्स्ट आया आपका P3 7 पे आया और कब मिला प्रोसेसर? 7 पे मिल गया, तो वेटिंग टाइम इज 0। 14 plus 6 20 डिवाइड बाय 4, that is 5. So what will be the turnaround time for P0? 0 पे आया, 33 पे टर्मिनेट हुआ, so that means इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? 33। प्रोसेस P1 2 पे आया, 10 पे खत्म हुआ, so इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? 8। प्रोसेस P2 4 पे आया और P2 टर्मिनेट कब हुआ? 15 पे, सो टर्न अराउंड टाइम विल बी 11। प्रोसेस P3 7 पे आया और 8 पे टर्मिनेट हो गया, सो टर्न अराउंड टाइम विल बी 1। सो इसका सम डिवाइड बाय 4 विल बी योर टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। Yes, is this numerical clear?
किसी को कोई भी डाउट हो? सर प्रिमिटिव का वेटिंग टाइम एक और बार बता दो। प्रिमिटिव का वेटिंग टाइम देखो, पी नॉट की बात करते हैं। सबसे पहले आया कब था? 0 पे। तो 0 पे प्रोसेसर मिल गया। यहाँ इस स्टेज पे इसको कोई वेट करनी पड़ी रेडी क्यू में? नो। तो 0 इसका वेटिंग टाइम। लेकिन उसके बाद इसको कितनी वेट करनी पड़ी दोबारा प्रोसेसर के लिए? 2 से लेके 15 तक। सो हमने 13 टाइम यूनिट्स वेटिंग टाइम लिखा। ठीक है, ये क्लियर हुआ पी नॉट। नेक्स्ट इज P1। P1 2 पे आया, यहां पर इसको प्रोसेसर 2 पे ही मिल गया पहली बार। ठीक है, तो यहां तो इसको टाइम वेट कितनी करनी पड़ी? 0। लेकिन इसके बाद इसको प्रोसेसर कब मिला? 7 से 8 तक इसको वेट करनी पड़ी। सो हमने क्या लिखा? वेटिंग टाइम 1। अब उसके बाद प्रोसेस P2 आया कब? 4 पे। और प्रोसेसर कब मिला? 10 पे। उसके बाद कहीं गैंट चार्ट में है नहीं, तो आपके पास वेटिंग टाइम 6। प्रोसेस P3 आया कब? 7 पे। प्रोसेसर कब मिला? 7 पे ही। उसके बाद कहीं है नहीं गैंट चार्ट में, तो वेटिंग टाइम इज 0। क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? यस सर गॉट। क्लियर हो गया। चलो, अब हमने वहां पे जब आपके पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के क्राइटेरिया थे, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, देन देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टाइमिंग्स। 5 क्राइटेरिया थे टोटल, लेकिन आपके पास टाइम थे 3। सो क्या थे वो टाइम, अगर किसी को याद हो? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम will always be equal in case of non-preemptive scheduling algorithm. वेटिंग टाइम और सॉरी, मैंने टर्न अराउंड टाइम पहले बोल दिया। वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम इक्वल होंगे इन केस ऑफ नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्योंकि वेटिंग टाइम क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम वो रेडी क्यू में वेट करेगा, और रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि पहली बार प्रोसेसर उसको उस प्रोसेस को कब मिला। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होता है कि एक बार प्रोसेसर मिल गया तो प्रोसेस चलता ही जाएगा जब तक वो टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है, सो इन केस ऑफ जनरली इन केस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग आपके पास वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम रहेंगे। बट इन केस ऑफ प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स आपके पास ये दोनों डिफरेंट होंगे। वो कैसे होंगे अभी हम इसी न्यूमेरिकल के बेस पे देखते हैं। यहां पर लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉलम है रिस्पॉन्स टाइम का। अब इन केस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि पहली बार प्रोसेस को प्रोसेसर कब मिला। पी नॉट 0 पे आया, पहली बार प्रोसेसर कब मिला? 0 पे। सो रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा? 0। प्रोसेस P1 2 पे आया, पहली बार प्रोसेसर कब मिला? 21 पे। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या कितना होगा? सॉरी, ये P1 की बात है, तो 26 पे मिला, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा? 24। नेक्स्ट P2 4 पे आया और 21 पे मिला, तो रिस्पॉन्स टाइम विल बी 17। प्रोसेस P3 7 पे आया और 20 पे मिला, तो रिस्पॉन्स टाइम विल बी 13। देखो ये वैल्यूज बिल्कुल सेम है वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम की इन केस ऑफ नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिदम। लेकिन प्रीम्प्टिव एल्गोरिदम में क्या होगा?
आपके पास ये वैल्यूज अलग हो सकती हैं, वो देखेंगे अब। P0 आया कब? 0 पे, पहली बार प्रोसेसर कब मिला? 0 पे, सो रिस्पॉन्स टाइम विल बी 0, लेकिन वेटिंग टाइम कितना था इसका? 13। 0 पे आया, 0 पे मिल गया, ये इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद भी इसको वेट करनी पड़ी, वो वेटिंग टाइम था। सो नेक्स्ट इज P1 आया कब? 2 पे, प्रोसेसर पहली बार कब मिला? 2 पे, सो रिस्पॉन्स टाइम विल बी 0। प्रोसेस P2 आया कब? 4 पे, पहली बार प्रोसेसर कब मिला? 10 पे, सो रिस्पॉन्स टाइम विल बी 8। प्रोसेस P3 आया कब? 7 पे, पहली बार प्रोसेसर कब मिला? 7 पे, 0। सो इसका रिस्पॉन्स, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या आएगा? 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2, लेकिन इसका वेटिंग टाइम कितना था? 5। इज इट क्लियर और एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो? देखो इससे अब आपके पास प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम हो गया है। अब जो प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है उसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम भी बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में होता क्या है कि एक हम प्रोसेसेस की, देखो डिफरेंट प्रोसेसेस की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। जैसे जो हमारे पास सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी यूजर प्रोसेसेस से कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। जो हमारे पास सिस्टम प्रोसेसेस हैं उनकी प्रायोरिटी यूजर प्रोसेस से कुछ ज्यादा होती है। सो वहां पर हमें करने के लिए, अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का क्या मतलब है कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम प्रोसेसर पहले एलोकेट कर देंगे। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी आपके पास प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग भी पॉसिबल है और नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग भी पॉसिबल है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आप प्रायोरिटी को कैसे डिनोट करते हो? एक इंटीजर या किसी नंबर के साथ। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वेदर स्मॉलेस्ट नंबर इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी और द लार्जेस्ट नंबर इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको, ठीक है। सो अब इसमें ये वाला है। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वेयर प्रायोरिटी इज द इनवर्स ऑफ प्रेडिक्टेड नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। चलो ये आपके पास है कि एक तरीके के आपकी जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी है वो भी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने प्रायोरिटी किस बेस पे डिसाइड की है कि जो आपका सीपीयू बर्स्ट टाइम जिसका जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में अब आपके पास एक एक दो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे। अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या है आपके पास? प्रॉब्लम क्या है? दैट इज स्टारवेशन। आप अगर अपनी गैल्विन की बुक उठाओगे तो उसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि आईबीएम में क्या हुआ था कि एक प्रोसेस पिछले 3 साल से रेडी क्यू में ही रहा, उसकी बारी नहीं आई। क्यों नहीं बारी आई उसकी? क्योंकि जो भी नया प्रोसेस आ रहा था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, तो वो वाला प्रोसेस क्या रहेगा जो काफी देर से पड़ा था? वो स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि आप कहते हो कि जैसे भूखे भूखे रहना, तो वो वाला प्रोसेस रिसोर्स मिलने के लिए, मतलब प्रोसेसर के मिलने के लिए स्टार्व करता रहा इतनी देर से। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो इसका सोल्यूशन क्या है? एजिंग। एजिंग स्टैंड्स फॉर कि जिसको जितना टाइम होता जाएगा उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी इंक्रीज करते जाओ।
ताकि उस प्रोसेस की भी कभी ना कभी बारी आए। इतना क्लियर है? इसमें किसी को डाउट हो? तो अब यहां पर ये स्टारवेशन है, ये एजिंग है, प्रायोरिटी भी आपके पास एक तो होगी इसकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का, कि एक तो ये प्रीम्प्टिव हो सकता है, एक नॉन प्रीम्प्टिव हो सकता है। यहां लिखा हुआ है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्रायोरिटीज भी आपकी डायनेमिक हो सकती हैं। डायनेमिक प्रायोरिटीज क्या होती हैं? जो टाइम के साथ चेंज होती जाएंगी। और एक स्टैटिक है। स्टैटिक प्रायोरिटी मीन्स जो टाइम के साथ स्टैटिक रहेंगी। सो प्लीज टेल मी कि जो आपके पास एजिंग है ये डायनेमिक प्रायोरिटी की है या स्टैटिक प्रायोरिटी की प्रॉब्लम बनेगी? एनीबडी? एजिंग है जो सोल्यूशन है वो डायनेमिक प्रायोरिटी को सिग्निफाई कर रहा है या स्टैटिक प्रायोरिटी को कर रहा है? एनीबडी? देखो मैं कह रहा हूं एजिंग में आपने क्या करना है कि टाइम के हिसाब से you will increase the priority of the process. That means you are changing the priority of a process with time. So that means that is dynamic priority. Clear? Any doubt up to this point? ठीक है। अब जो भी जिसकी लैब्स हैं नेक्स्ट ये थर्सडे फ्राइडे को, तो लैब्स जरूर लगानी है, उसमें यही डिस्कस होगा एंड देन यू विल प्रोग्राम ऑन योर सिस्टम। ओके, थैंक यू।